रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षित, गुड मॉर्निंग, थैंक्स वेरी मच आज हमसे बात करने के लिए। आज काफ़ी डिफिकल्ट डे नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जो स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट फंड मैनेजर्स एडवाइजर्स स्ट्रीट में हैं वो सब ET Now स्वदेश पे हमसे बात करें और व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से इस टाइम को नेविगेट करें। रक्षित, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो नैरेटिव इस समय प्ले आउट हो रहा है, ये आपने इसको या किसी फंड मैनेजर या इन्वेस्टर अपने फ्रेमवर्क में इसको कैसे इसके लिए जगह बना के रख सकता है, या ये फेस करना पड़ता ही है? ब्लैक स्वान इवेंट है ये। हाँ, गुड मॉर्निंग। थैंक यू आपने चैनल पे मेरे को लाने के लिए। ये इन्वेस्टर को इसकी आदत डालनी पड़ती है, तो ये काफी बार होता है। तो जस्ट टू गिव एग्जांपल्स, 2 साल पहले कोविड का हुआ था, वो एक डिफरेंट रीजन था। वहां पे कंसर्न्स डिमांड साइड के ज्यादा थे, यहाँ पे कंसर्न्स प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, वो सारे। तो रीजन डिफरेंट है। 2 साल पहले हुआ था। उससे पहले एक टोटली डिफरेंट रीजन 2018 में जब कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मिड कैप्स में प्रेशर आया था। उसके 2 साल पहले डीमोनेटाइजेशन में ये हुआ था। तो ये लगभग आप पकड़ लीजिए हर 5-7 साल में 2-3 बार ये होता ही है। इसमें सिर्फ एक चीज इन्वेस्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं जहां पे प्राइसिंग पावर बहुत हाई है, पर्टिकुलरली जब कमोडिटी कॉस्ट ऊपर जाती है, तो हाई प्राइसिंग पावर वाली कंपनियां 2 चीज करती हैं। पहला, वो प्राइस चढ़ा के ओवर अ पीरियड ऑफ से 3 to 6 months अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। डिमांड में असर नहीं आता प्राइस चढ़ाने से। वो पहला प्राइसिंग पावर का उनका मुख्य स्ट्रेंथ है। दूसरा ये है कि ये कंपनियां एक्चुअली जब इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन आता है, तो ये कंपनियां ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के थ्रू अपना मार्जिन को सपोर्ट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हैं। उसके कारण प्राइस इंक्रीज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और अगर ये कंपनियां ज्यादा प्राइस ना चढ़ाएं और फिर भी मार्जिन बचा लें, तो इनके कॉम्पिटिटर जिनके पास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उतना नहीं था, कॉम्पिटिटर पे ज्यादा दबाव आता है। तो मार्केट शेयर गेन करने की क्षमता बढ़ जाती है ओवर अ 6 months और 12 month पीरियड आफ्टर सच एन इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं। जैसे एशियन पेंट्स हमारे पोर्टफोलियो की, मैं मेरे परिवार वाले, हमारे क्लाइंट सारे एशियन पेंट्स में इन्वेस्टेड हैं एज अ डिस्क्लोजर। सो एशियन पेंट्स हमारे पोर्टफोलियो की एक कंपनी है जिसमें क्रूड ऑयल डेरिवेटिव इनपुट के तौर पे जाते हैं, और पिछले कुछ दिनों में एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस दबाव में है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस राइज पे है, राइट। पिछले 20 साल में ऐसा 7 बार ऐसा हो चुका है कि एशियन पेंट्स का 3 महीने के अंदर शेयर प्राइस 20% से ज्यादा गिरावट में आए। 7 में से 5 बार ये क्रूड ऑयल प्राइस हाइक रिलेटेड रीजन रहा है। एक डिमोनेटाइजेशन था जहां क्रूड ऑयल प्राइस इतना नहीं था, लेकिन 7 में से 5 बार क्रूड ऑयल प्राइस रिलेटेड रीजन रहा है। उन 7 बारियों में अगर आप एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस 20% गिरने के बाद अगले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो चाहे वो 20 के बाद 25 गिरा हो, चाहे 30 गिरा हो, वो भूल जाइए। 20 गिरते ही सपोज करिए कोई इन्वेस्टर खरीद ले, तो उसके 1 साल बाद की परफॉर्मेंस ऑन एवरेज 40% रही है, राइट। 7 बारियों में मिनिमम परफॉर्मेंस अगले 1 साल की 20% रही है। एवरेज 40, मिनिमम 20। ये क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एशियन पेंट्स ने हिस्टोरिकली क्रूड चढ़ने पे अपनी प्राइसिंग पावर का भरपूर फायदा उठाते हुए कंपटीशन को और दबाया है, अपना मार्जिन प्रोटेक्ट किया है, एज ए रिजल्ट फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग किए हैं। तो इस तरह की कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में रहती हैं तो चिंता का इतना विषय नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी और तरह की कंपनियां हो सकती हैं जो इनपुट कॉस्ट को पास ऑन ना कर पाए, वहां पे इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मॉर्निंग रक्षित, प्रियंका यार, व्हाट अ शार्प कैलकुलेशन आपने एशियन पेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से बताई। आई एम श्योर आपके रडार पे और दूसरे सेक्टर्स और स्पेसिफिक स्टॉक्स कैलकुलेशन भी होंगी, क्योंकि पार्ट ऑफ द गेम होता है लॉस को लेना भी। अगर आप इन्वेस्टर अपना एक पोर्टफोलियो ईयर एंड पे देखता है तो उसे इन सब फैक्टर्स को फैक्टर इन करना पड़ता है कि कौन से मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न रहा, लेकिन एट द एंड नेट पोजीशन आपकी क्या रही। तो ऐसी कोई और कैलकुलेशन आप किसी और सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रिकमेंडेशन में बताना चाहेंगे?
हाँ नहीं, ये चलता, ये काफी सेक्टर्स में ऐसा होता है। आजकल इनपुट कॉस्ट रिलेटेड ज्यादा प्रेशर है मार्केट क्रैश में, तो ये रीजन है। 2 महीना पहले फेड हाइक करेगा, वो रीजन था। उससे पहले कोविड हुआ करता था। तो डिफरेंट रीजन से डिफरेंट स्टॉक्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जैसे 2 साल पहले कोविड क्रैश में बजाज फाइनेंस बहुत ज्यादा गिरा था, जब लोगों को कंसर्न हुआ था कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। हमने जो स्टॉक कम गिरे थे पोर्टफोलियो में, उनको थोड़ा सा बेच के बजाज फाइनेंस के लिए जगह बनाई, बजाज फाइनेंस को और खरीदा। सिमिलरली पिछले 1 साल में जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनियां, और ये सारी कंपनियां डिस्क्लोजर के लिए, ये सारी कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में हैं, हमारे फैमिलीज के एक्सपोजर में हैं और हमारे क्लाइंट्स के एक्सपोजर में हैं। तो ये सारी कंपनियां पिछले 1 साल में डिफरेंट रीजन से गिरी हैं। हमने कंटिन्यूअसली जो कम गिरा है उसको थोड़ा सा शेव ऑफ करके, जो ज्यादा गिरा है उसको खरीदने की कोशिश करी है। तो ये अपॉर्चुनिटीज रहती हैं सिर्फ तब जब आपको पूरा भरोसा हो कि फंडामेंटल में अगले 2-3 साल, अगले 1-2 साल के टाइम पीरियड को देखते हुए फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस का कारण नहीं है। जो कुछ भी रीजन निकल के आ रहा है शेयर प्राइस वीकनेस का, वो टेम्परेरी है। सिर्फ तभी आप इसका अपॉर्चुनिटी की तरह इसका फायदा उठा सकते हैं, जो हम करते आते हैं। रक्षित, एक चीज़ और समझने मार्केट के अंदर, ये जो क्रूड से जुड़े हुए डैमेजेस हैं, अभी ये कितने और दिन चल सकते हैं? क्योंकि ये साइकिल आपको लगता है कि रिवर्स भी उसी स्पीड से होगी जिससे वर्टिकल राइज हुआ है? और आप देखिए, आज से 2-3 महीने पहले हम 90s के क्रूड को एंजॉय करते थे, आज 140 का है। क्या 140 का क्रूड आपको ऐसा लगता है कि वापस 100 के नीचे हो जाएगा अगले 1 महीने के अंदर ही, या फिर ये सस्टेन करेगा अभी? नहीं, ये सवाल का जवाब इस तरह से देना तो हमारी कैपेबिलिटी है नहीं। मेरे को मालूम नहीं है, पता नहीं है क्रूड ऑयल प्राइस कहाँ जाएगा, क्योंकि काफी सारे रीजन होते हैं क्रूड ऑयल प्राइस को ऊपर नीचे मूव करने के। तो वहां पे हमारे को कोई खास व्यू नहीं है। लेकिन ये जरूर हमारे को व्यू है कि 2 चीजें हो सकती हैं। या तो क्रूड ऑयल प्राइस लेट्स से 120-140 पे रहे थोड़ा टाइम, या फिर वो नीचे आ जाए, राइट। आई मीन, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। नाउ अगर क्रूड ऑयल प्राइस यहाँ का यहाँ रहा, मान लीजिए ऊपर के लेवल पे रहा, तो ये हाई प्राइसिंग पावर वाली कंपनियां क्या करेंगी? 1 क्वार्टर वेट करेंगी, 2 क्वार्टर वेट करेंगी, उसके बाद डिसाइड करेंगी कि अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से लेट्स से 1/4 ऑफ द इनपुट कॉस्ट प्रेशर ऑफसेट हो रहा है, तो बाकी के 3/4 के लिए ये भाव चढ़ाएंगी कंपनियां, राइट। अगर क्रूड ऑयल प्राइस वापस गिर गया अगले 3-4 महीने में मान लीजिए, तो ये कंपनियां भाव कम चढ़ाएंगी, नहीं चढ़ाएंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भाव चढ़ाने से आप कंपटीशन को रूम भी देते हैं सांस लेने की। तो भाव तभी चढ़ाएं जब वो लास्ट रिजॉर्ट हो। मार्जिन तो प्रोटेक्ट हो ही जाएगा हाई प्राइसिंग पावर कंपनी का, आज नहीं तो 6 महीने बाद। तो कंपनियां इस तरह से बिहेव करेंगी। एज ए रिजल्ट क्रूड गिरे, रिवर्स हुए जैसे आप बोल रहे हैं, या यहीं का यहीं रहे, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेवल पे फर्क नहीं पड़ता है, राइट, डिसीजन मेकिंग का। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त आपने जवाब दिया। इतना मजा आता है रक्षित आपसे और सौरभ से बात करके। आपका जो फ्रेमवर्क है वो काफी नर्डी और काफी बेसिक्स जैसा है, वो याद दिलाता है ऐसे समय पे कि आपको बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है व्यूअर्स को और हम सबको। इनफैक्ट रक्षित, आपका इस समय ऑन एवरेज पोर्टफोलियो अपने उसमें वैल्यूएशन कंप्रेशन कितना हुआ है, अगर आप ये शेयर कर सकते हैं? क्या आपके नंबर्स भी रीवर्क हो रहे हैं डाउनवर्ड्स, जैसे बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स मार्केट में रीवर्क हो रहे हैं डाउनवर्ड्स, आपके भी नंबर्स क्या रीवर्क हो रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पोर्टफोलियो के वैल्यू का क्या हुआ है? आई थिंक जनवरी के महीने में कोई 4.7% डाउन था, फरवरी के महीने में कोई 3% डाउन था। 2 महीने में रफली 7 to 8% डाउन हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा और अराउंड 5-7% डाउन था इन द 3-4 months प्रायर टू दैट। सो लगभग इस तरह का पिछले 4-5 महीने में पोर्टफोलियो की वैल्यू में गिरावट आई। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आप दिसंबर क्वार्टर के रेवेन्यूज की ग्रोथ देखें, राइट, पहले रेवेन्यू से शुरू करते हैं फिर पूरी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्री कैश फ्लो पे आएंगे। जब आप दिसंबर क्वार्टर के रेवेन्यू की ग्रोथ देखें, दिसंबर 21 क्वार्टर ओवर दिसंबर 19 क्वार्टर, राइट, 2 साल की ग्रोथ देख रहे हैं, ताकि
दिसंबर 2020 जो कोविड के दौरान का क्वार्टर था उसका लो बेस इफेक्ट से बेनिफिट ना उठाएं हम कंपैरिजन करते टाइम। तो अगर दिसंबर 21 और दिसंबर 19 को कंपेयर करें तो हमारे पोर्टफोलियो में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एवरेज 22% पे सालाना 22% सालाना पे 2 साल की ग्रोथ रही है रेवेन्यू की। ये वाला ग्रोथ रेट कोविड से पहले अगर आप 2014 से 19 पकड़िए या 2016 से 19 या 2011 से 19 जैसा भी, कोविड से पहले के ये दौर में ये रेवेन्यू ग्रोथ 15% के आसपास रहती थी। वो 15% वाली ग्रोथ अभी 5-7% ऊपर के रन रेट पे एक्सेलरेट हो गई है। दूसरी चीज, सितंबर 2021 के क्वार्टर में ये ग्रोथ करीब 19% थी जो अब 21-22% हो गई है। सो sequentially it is accelerating compared to pre-COVID versus post-COVID, it has massively accelerated. ये सारा मार्केट शेयर गेन के कारण हो रहा है। एक तरफ पीडीलाइट, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनियों ने एक्विजिशन किए हैं। बाय द वे ये जो रेवेन्यू ग्रोथ मैं दे रहा हूँ इसमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज इन्होंने कैप्चर करी है उनके कारण इवन ऑर्गेनिक ग्रोथ विल बी बूस्टेड फर्दर, राइट। सो एक तरफ पीडीलाइट ने एरलडाइट, डॉक्टर लाल ने सबर्बन इस तरह के एक्विजिशन किए हैं, दूसरी तरफ पेज इंडस्ट्रीज, टाइटन, इस तरह की कंपनियों। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम रक्षित।